आपको लगता है कि केजरीवाल का मुफीद और सही जवाब अगर उसकी भाषा में कोई दे सकता है तो कपिल मिश्रा मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट? मैं समझता हूँ केजरीवाल पॉलिटिक्स को कितने नीचे स्तर तक ले जा सकते हैं। तो हाँ, मैं तो कहता हूँ, मैं तो कई बार कहता हूँ केजरीवाल जैसे केजरीवाल का स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स जो भी था उसका कोई भी क्लास मैंने बंक नहीं किया है सारे तो हाँ मैं उसका वो तो इसीलिए आई नो कि वो तो फिर तो प्रिंसिपल साहब के हर मूव को समझते ही होंगे ना। हाँ, तो मेरे को ये मालूम है, आज केजरीवाल का चेहरा देख के मैं बता सकता हूँ कि वो चुनाव नई दिल्ली से हार रहे हैं। वो उनके चेहरे पे लिखा हुआ है, उनके चेहरे पे। मनीष सिसोदिया जैसा व्यक्ति जिसके मॉडल की ये लोग बात करते थे और पिछली बार कोई बहुत बड़े अंतर से जीते नहीं थे, वो 1000-1200 वोट का अंतर रह गया था कुछ, तो वो पिछली बार ही चुनाव हारने की स्थिति में थे और इस बार उनका जाना सुनिश्चित था। और फिर वो जिस प्रकार की सीट में गए हैं, एक खास वोट बैंक वाली सीट में गए हैं, वो ये बताता है कि ये किसी तरह से अपनी सीट बचाने की कोशिश है। तो आपके टिकट का अनाउंसमेंट यहाँ से होते ही बयान आने लगा कि कपिल मिश्रा जो है वो सांप्रदायिक नेता है, मतलब दंगे वंगे कराने वाला, इस तरह हिंदू मुसलमान करने वाला नेता है और दिल्ली के दंगों में देखा है। ये आवाज क्यों उठने लगी? चुनाव में हार जीत होती रहती है, राजनीति में सबसे बड़ा नुकसान होता है किसी आदमी की क्रेडिबिलिटी खत्म होना। केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। बस अपना काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी होता था कि आप जब अपने दफ्तर में काम नहीं कर रहे होते तो आपकी पीछे से हवा पानी लेने के लिए वो पहुंच जाते थे। इस बात से आपको पर्सनल खींच थे। तो उसके बाद अगर इतने छोटे मोटे रीजन जिस प्रकार का आप बता रहे हैं, इतने छोटे मोटे कारणों में कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि बात की बुनियाद कहीं और होती है, लेकिन जिसको बात की बुनियाद केजरीवाल का झूठ और भ्रष्टाचार ट्रिगर होता है कि बारूद में अचानक से वो लगा। नहीं, डेफिनेटली ट्रिगर था, ऐसा नहीं है कि ट्रिगर नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ छल किया और वो जब छल हुआ तो उस विषबेल के जड़ों को रोकने में जो पाप हुआ वो पाप में हमारी भी भागीदारी रही। देखिए रहा हूँ कि आपने हरा कुर्ता आज पहन रखा है, तो जो सुकून कलर के हिसाब से जो राजनीति करने वाले हैं वो कुर्ते को देख के कह सकते हैं उम्मीदवार भाई कपिल मिश्रा को भारी मतों से विजय बनाए। तो इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा बैठे हुए हैं और कपिल जी के लिए ये चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है या नहीं कपिल मिश्रा जी? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट इस चुनाव को आप समझ रहे हैं, ये बताइए बीजेपी के हिसाब से, अपने पे कम, पहले पार्टी के हिसाब से बताइए आप। देखिए, दिल्ली के लिए बताता हूँ मैं पहले, क्योंकि दिल्ली 10 साल से ठप हो गई है और दिल्ली में बेसिक चीज़ें भी अब ऐसे लगने लगा जैसे लग्जरी हो। अच्छी सड़क होना, साफ पानी होना, शुद्ध हवा होना, ये सब के लिए तरस गई दिल्ली। तो इम्पोर्टेंट चुनाव है, ये देश की राजधानी है और 5 साल अगर और इसी प्रकार बीतते हैं जैसे 10 साल बीते हैं तो दिल्ली देश के सबसे पिछड़े शहरों में बन जाएगा। तो लेकिन दिल्ली टर्निंग पॉइंट की तरफ है, परिवर्तन की एक लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के तौर पर दिल्ली वालों की पसंद इस बार बनी हुई दिखाई दे रही है। आप एक बात बताइए, आपने कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली ठप हो गई, जो विकास होना चाहिए था ये नहीं हुआ। आप आम आदमी पार्टी 10 साल से सरकार में है और आप तो शुरुआती दौर में आपसे जुड़े हुए थे, आपके मैं कहता हूं कि शुरुआती पिलर्स थे जिसने उस पार्टी को बनाया, खड़ा किया और 10 साल उस बेसिस पे सरकार काम कर रही है। आपको शुरू में कभी लगा कि पार्टी की नीयत इस तरह से नहीं है कि दिल्ली का सर्वांगीण विकास नहीं होगा? ऐसा कभी आपको शुरू में लगता था? देखो, मेरे को तो जब लगा मैं तब लड़ गया। मैंने वेट नहीं किया कि कल कुछ अच्छा होगा, परसों कुछ अच्छा होगा। मेरे को तो जिस दिन गलत लगा मैं उस दिन लड़ गया। बाद में और लोगों ने भी लड़ाई करी। जब आप पर्यावरण को लेकर, नदी को लेकर, सड़क को लेकर, पानी को लेकर केवल वोट बैंक के नज़रिए से इन चीज़ों को देखने लग जाए तब कोई भी शहर ठप हो जाता है। ये दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी है। यहाँ पर लोगों ने अरविंद केजरीवाल को चुना ये सोचकर कि पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा और एक अलग तरह की सरकार चलाएगा, उसके पास कोई विजन होगा, शहर आगे बढ़ेगा। लेकिन वो तो जिस प्रकार की राजनीति को बदलने आए थे उसी प्रकार की राजनीति के सबसे गंदा चेहरा बन गए। गंदा चेहरा से क्या मतलब है? गंदा चेहरा से मतलब है जैसे तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ आए थे, आज उनको तुष्टिकरण के सहारे ही राजनीति कर रहे हैं। जातिवाद की राजनीति खत्म करने के लिए आए थे, नक्सली देश विरोधी लोगों के खिलाफ वंदे मातरम, भारत माता की जय कभी आम आदमी पार्टी के मंचों से नारे लगा करते थे, आज वो इस हद तक चले गए हैं कि अफजल गुरु के समर्थन में जिनके परिवारों ने
ओपनली आंदोलन चलाया, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया है। तो एक पूरा यू टर्न जो आम आदमी पार्टी का है, राष्ट्रीय राजधानी के अनुरूप तो नहीं है उनकी राजनीति। देखिए, आप केजरीवाल की जब आप बात करते हैं ना, तो ये जो चीज़ें आप बात कर रहे हो, दिल्ली के सर्वांगीण विकास के पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है, रोड नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है जो आप गिना रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों में बीजेपी जिस चीज़ को लेकर केजरीवाल पर सबसे ज़्यादा हमलावर रही, वो दो चीज़ें थी। एक तो उनका घर, जिसको शीश महल आप लोग कह रहे हैं, जहाँ विपक्षी पार्टी वो अपने हिसाब से मुख्यमंत्री आवास कहते हैं और बाकी लोग उसको शीश महल कहते हैं, और दूसरा एक्साइज नीति। आप इन दोनों चीज़ों को जब आप देखते हैं और दिल्ली की जनता के बीच में, करावल नगर में और दिल्ली के बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, तो आप क्या लेकर जाएंगे? इन दोनों चीज़ों पे आप क्या जनता? देखिए, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का, और वो भ्रष्टाचार एक तो होता था कि शराब घोटाला है, जांच चल रही है, लेकिन शीश महल उसका प्रतीक बन गया। भ्रष्टाचार का प्रतीक आप बता रहे हैं कि शीश महल एक विजुअल सामने दिखने लगा कि एक आदमी जो ये कहता था मैं 2 कमरे के घर में रहूंगा, 3 कमरे के घर में रहूंगा, उसने न केवल एक सरकारी बंगला लिया, बल्कि उसने अपने लिए स्पेशल महाबंगले का निर्माण कराया। चलो कराया तो कराया, अब उसमें जो पर्दे आ रहे हैं, जो रेट, सरकारी रेट लिस्ट आ रही है, 1 करोड़ का पर्दा लग रहा है, 5 करोड़ का टॉयलेट लग रहा है, ये चीजें कभी देखी ना सुनी। बहुत सारे लोग इस देश में मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकारी घरों में ही रहते हैं, सरकारी पर्दे ही लगते हैं, सरकारी सोफे सेट लगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वियतनाम से मार्बल ला के लगाया जा रहा है, कहीं से कुछ ला के लगाया जा रहा है, और ये सब तो वो कागज है ना इन चीज़ों के। तो ये कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, सरकार के हिसाब से, शहर के ठप्प होने के हिसाब से वो फिट बैठता था, लेकिन शीश महल ने उसकी एक, वो भ्रष्टाचारी है कि उसकी जो छवि होती है, जो आंखों में दिखती है कि इसे देख के लगता है कि हाँ ये भ्रष्टाचारी है, वो छवि शीश महल केजरीवाल की राजनीति का सबसे बड़ा दाग है। और मुझे लगता है कि शायद उनको बिल्कुल ही सत्ता के अहंकार में अंधे हो गए होंगे जब उन्होंने सोचा होगा कि मैं दिल्ली में अलग से अपना महल बनाऊंगा। ये उनकी पूरी राजनीति का, दिल्ली में तो इस तरह की राजनीति हुई ही नहीं है कभी भी। कपिल जी, राजनीति में नैरेटिव का बड़ा खेल है। नैरेटिव से मेरा कहने का मतलब है कि कोई चीज़, जैसे सपोज करके आपने कहा कि जब केजरीवाल शुरू में आए तो उनकी छवि और इसी तरह की पॉलिटिक्स, भाई भ्रष्टाचार से अलग हम राजनीति करेंगे, ठीक, और वो दिल्ली के लोगों के दिमाग में इस बात का भरोसा दिलाने में कामयाब हुए, इसीलिए आम आदमी पार्टी को सफलता भी मिली, ठीक। कांग्रेस को गाली देके अपना पहुंच गए, वो सरकार बन गई। अब जब बीजेपी में आप हैं और बीजेपी के लोग लगातार, आप चूंकि उस टीम में काम करते हैं जो कि जनता के बीच में बीजेपी जिस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उस परसेप्शन, उस नैरेटिव तक बात पहुंचे, आपको लगता है कि जो चीज़, ये भ्रष्टाचार की आपने बात की, आपने शीश महल की बात की, जो नैरेटिव लोगों के दिमाग में बिठाने की बात है, लोग उस पर यकीन करेंगे कि नहीं, वाकई इसने भ्रष्टाचार किया, वाकई शराब नीति में इसने पैसे जो है वहाँ पे खाए हैं आम आदमी पार्टी के नेता, इसीलिए जेल गए हैं, ये लोग मान रहे हैं। कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि यार जबरदस्ती फंसा दिया? देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये नहीं है कि वो कहीं जीते कहीं हारे, चुनाव में हार जीत होती रहती है। राजनीति में सबसे बड़ा नुकसान होता है किसी आदमी की क्रेडिबिलिटी खत्म होना। केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। अब केजरीवाल जो बोल रहा है उस बात का वजन खत्म हो गया। एक टाइम तक केजरीवाल कहता था मैं ईमानदारी से सरकार चलाऊंगा, मैं ये एफिडेविट देता हूँ, मैं ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं ऐसा करूँगा। लोग भरोसा करते थे। वो कहता था कि मैंने कोई वादा किया तो पूरा करूँगा, लोग भरोसा करते थे। आज केजरीवाल बोल रहा है और लोग कह रहे हैं झूठा है। केजरीवाल सुबह उठ के कोई घोषणा करता है, उस घोषणा का चुनाव के अंदर असर ही नहीं चलता। केजरीवाल ने सोचा ये 2100 की योजना, ये गेम चेंजर हो जाएगी दिल्ली के अंदर, लेकिन सिंक ही नहीं हुई दिल्ली के महिलाओं में। लोगों ने कहा झूठा है, नहीं दे, पंजाब में नहीं दिया, इधर भी नहीं देगा। तो ये क्रेडिबिलिटी, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ये अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक पतन का मूल कारण है। तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो गई, बीच में उनको तिहाड़ जाना पड़ा, और ये तब की बात है जब आप उनके साथ नहीं थे। आप जब तक थे मेरे ख्याल से तब तक इस तरह के भ्रष्टाचार की इतनी बात नहीं। मैंने तो जिस दिन मैं अलग हुआ था 2017 में, मैंने बोला था कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, और उस वक्त तो कोई मानता ही नहीं था इस बात को। तो लोग सोचते थे कि ये कपिल मिश्रा की लड़ाई हो गई तो इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन माँ जगदम्बा की कृपा कि सत्य दुनिया के सामने आ गया, 5-6 साल के अंदर ही आ गया, और लोगों ने वो दिन देखा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तीनों को भ्रष्टाचार में ही जेल जाना पड़ा, और आज भी वो केवल बेल पे बाहर है, उनमें से कोई भी आरोप मुक्त नहीं हुआ है।
कपिल भाई, आप जितनी बात करते हैं ना, जो पॉलिटिकल बात होती है, कुछ भी होती है, उस बात को अगर मैं बाहर से एक आउटसाइडर के तौर पे, एक दिल्ली की जनता के तौर पे देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कपिल मिश्रा को आम आदमी पार्टी की आलोचना जितनी करनी है वो तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं से सबसे ज्यादा अटैक, खुन्नस और जो बात कहनी है वो केजरीवाल नंबर 1 है। ऐसा है? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ छल किया, और वो जब छल हुआ तो उस विषबेल के जड़ों को रोकने में जो पाप हुआ, वो पाप में हमारी भी भागीदारी रही। अच्छा, आप ये मानते हैं कि डेफिनेटली रही ना, क्यों नहीं रही? हम लोग सब लोगों ने मिलकर ही ये सब कुछ किया। हमें तब तो नहीं पता था कि ये इस प्रकार की विषबेल का रूप ले लेगा ये पौधा। अब वो विषबेल को लगाने का अगर पाप हमारे हाथों से हुआ है तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम इसको उखाड़ने के लिए जी जान लगा दें। तो इसीलिए अगर आप देखें तो मैंने अनवरत आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारों के ऊपर, झूठे वादों के खिलाफ, देश विरोधी नीतियों के खिलाफ, हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ अनवरत अभियान चलाया, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं अपने शहर से और अपने लोगों से न्याय नहीं करूंगा अगर मैंने इस लड़ाई को आधे मन से लड़ा, क्योंकि ये गलती तो हुई है। केजरीवाल जैसे व्यक्ति का सत्ता में बैठना, दिल्ली ये एक सुंदर शहर था, प्रगति के पथ पर था और एक मॉडर्न वर्ल्ड क्लास सिटी की तरफ बढ़ रहा था, और अचानक इसको स्लम बनाने की तरफ ले जाने का पाप अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल और इस तरह की डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, आप उनके साथ थे। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। आप तो बिल्कुल ऐसे थे कि पिलर थे आम आदमी पार्टी के। ऐसी कौन सी बात है? आप तो मिनिस्टर। भ्रष्टाचार, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी तो लड़ाई सार्वजनिक है, कोई बंद कमरे की लड़ाई नहीं है। मेरे पास एक जानकारी है, आप मुझे इस बात को तस्दीक करिए या गलत करिए। आप फर्स्ट क्लास अपना काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी होता था कि आप जब अपने दफ्तर में, अपने मंत्रालय में काम नहीं कर रहे होते तो आपकी पीछे से हवा पानी लेने के लिए वो पहुंच जाते थे। इस बात से आपको पर्सनल ठेस नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, नहीं, ये तो मेरी और केजरीवाल की लड़ाई सार्वजनिक लड़ाई है, ठीक है, पर्दे के पीछे की लड़ाई नहीं है, पर्दे के सामने की लड़ाई है। तो जो सामने हम लोगों ने देखा वही से लड़ाई नहीं, अगर उसके अलावा कुछ और होता तो आम आदमी पार्टी बताती। आम आदमी पार्टी ने क्या, या अरविंद केजरीवाल ने आज तक कुछ बोला क्या उसके अलावा? तो लड़ाई के दो पक्ष हैं, एक है केजरीवाल और एक हूँ मैं जी। एक पक्ष है जो मैं बोल रहा हूँ और दूसरा पक्ष है केजरीवाल जो बोल ही नहीं पाया कुछ पूरे मुद्दे के ऊपर। तो इन दो के अलावा तीसरा तो कोई पक्ष है नहीं इस लड़ाई में। तो मेरे को ये लगता है कि, और मैंने ये निर्णय लिया कि राजनीति बाद में है, पहले जो बोल के आए थे जनता से वो है। अगर हम शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार से लड़ेंगे तो शीला दीक्षित ने कोई हमारा व्यक्तिगत नुकसान थोड़ी किया था, दिल्ली का नुकसान किया था। तो केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ चुप हो जाएंगे, ये तो अन्याय होगा। इसलिए वो एक प्रत्यक्ष लड़ाई है, एक सार्वजनिक लड़ाई है, सबने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और आज तक वो अनवरत जो संघर्ष चला है वो सबने देखा है, पूरी सरकार एक तरफ। और उस वक्त सरकार में होते हुए भी मैंने ये निर्णय लिया कि मेरे को ये लड़ना चाहिए। तो उसके बाद अगर इतने छोटे मोटे रीजन जिस प्रकार का आप बता रहे हैं, इतने छोटे मोटे कारणों में कई बार क्या होता है कि बात की बुनियाद कहीं और होती है, लेकिन जिसको बात की बुनियाद केजरीवाल का झूठ और भ्रष्टाचार ट्रिगर होता है कि बारूद में अचानक से वो लगा। नहीं, डेफिनेटली ट्रिगर था, ऐसा नहीं है कि ट्रिगर नहीं था। ट्रिगर, और मैंने ट्रिगर पे, मैंने सार्वजनिक रूप से बोला ट्रिगर क्या था, सत्येंद्र जैन का और अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार उसका ट्रिगर था। तो जिस प्रकार का एक तो होता है, हम रोज देख रहे हैं कि आपने धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को पूछना बंद कर दिया है। आम आदमी की जगह नेता, बिल्डर, माफिया आपके दफ्तरों में घूमने लग गए हैं, राज्यसभा के टिकटों के सौदे किए जाने लग गए हैं। और दूसरा तो वो उस सब का एक आक्रोश, और साथ में कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट डेफिनेटली होता है जिसमें आप ये कहते हैं कि भैया अब ये पानी जो है ये नाक के ऊपर जा रहा है, अब आपको आर पार का फैसला करना है कि अगर यही राजनीति करने आए तो हम साथ नहीं चल सकते। तो डेफिनेटली वो हुआ। अब ये बताइए कि आपकी राजनीति की जो शुरुआत हुई, आप तो छात्र स्तर पर भी राजनीति करते थे, लेकिन ये सक्रिय जो देश और राज्य की राजनीति होती है ये आपके अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की और हमारी एक साथ हुई, मेरी उनके साथ नहीं हुई, तो उनकी भी मेरे साथ ही हुई। एक साथ हुई, एक प्लेटफॉर्म पे, एक ही चीज। मतलब ऐसा, मतलब कोई ये बोले कि अरविंद केजरीवाल ने हमें बनाया या मैं बोलूं कि हमने उन्हें बनाया, दोनों ही कुछ नहीं थे राजनीति में। एक साथ एक पार्टी के लिए, हाँ, एक साथ हम लोगों ने पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन की स्थापना की, फिर आम आदमी पार्टी की स्थापना की। उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स घोटालों के खिलाफ मेरी एक किताब आई थी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ। और उससे पहले यमुना नदी के पुनर्जीवन के लिए मेरा एक लंबा अभियान चला था, 1-1.5 साल का। उससे पहले जैसिका लाल हत्याकांड के केस पे मेरा एक सार्वजनिक कैंपेन चला था। हाँ, तो इसीलिए नहीं, वो तो राजनीति नहीं थी, वो तो एक सामाजिक आंदोलन आप कह सकते हैं। तो मेरा आरटीआई के मुद्दे पर, इन सब के मुद्दे पर तो एक जर्नी थी जो एक साथ थी।
ठीक है। और वो जर्नी एक साथ मिलकर ही एक मुकाम पर पहुंची, लेकिन उसमें अगर ऐसा लगा कि एक व्यक्ति उसकी दिशा बदलना चाहता है, कुछ लोगों ने साहस किया उसके खिलाफ बोलने का, और कुछ लोगों ने सोचा कि सत्ता के सामने नहीं बोलना चाहिए, चुप रहे। ठीक है, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आप दोनों मान लीजिए एक मंच पे एक साथ आपने काम करना शुरू किया, एक पॉलिटिकल संगठन भी आया, आम आदमी पार्टी भी, आप शुरू में थे उस पे, और केजरीवाल आपसे सीनियर थे पार्टी में, डेफिनेटली, तो हाँ इसमें से कोई डेफिनेटली, राय इसमें है। तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता। अब उस पार्टी की जो राजनीति है, उसके जो अंदर के इंद्रूनी टिट्स बिट्स होते हैं और जो राजनीति की शैली होती है, वो किसी और नेता के मुकाबले आप बहुत बेहतर समझते होंगे कि भाई उनकी पॉलिटिक्स क्या है, वो क्या कर सकते हैं, किस तरह जा सकते हैं, इस बयान का मतलब क्या है। आज जो दिल्ली में बीजेपी की राजनीति हो रही है और आप जिस तरह से उभर के उसमें पार्टी में का मजबूती से आप कर रहे हैं, उसमें अपना दायित्व निर्वाह कर रहे हैं, आपको लगता है कि केजरीवाल का मुफीद और सही जवाब अगर उसकी भाषा में कोई दे सकता है तो कपिल मिश्रा मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत लोग दे सकते हैं, और केजरीवाल को उसकी भाषा में, हमें उसकी भाषा बोलनी क्यों है? वो भाषा बोलने योग्य है ही नहीं। दिल्ली की राजनीति में वो भाषा होनी ही नहीं चाहिए थी जो भाषा केजरीवाल जी बोल रहे हैं। तो लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं समझता हूँ केजरीवाल पॉलिटिक्स को कितने नीचे स्तर तक ले जा सकते हैं। हाँ, मैं तो कहता हूँ, मैं तो कई बार कहता हूँ, केजरीवाल जैसे स्कूल, केजरीवाल के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स जो भी था, उसका कोई भी क्लास मैंने बंक नहीं किया है सारे तो क्लास। हाँ, मैं उसका वो तो इसीलिए आई नो कि वो तो फिर तो प्रिंसिपल साहब के हर मूव को समझते ही होंगे ना। हाँ, तो मेरे को ये मालूम है, आज केजरीवाल का चेहरा देख के मैं बता सकता हूँ कि वो चुनाव नई दिल्ली से हार रहे हैं। वो उनके चेहरे पे लिखा हुआ है, उनके चेहरे पे, उसके लिए किसी सर्वे की जरूरत नहीं है। वो जो हवाइयाँ उड़ रही हैं चुनाव से 10 दिन पहले, अरविंद केजरीवाल का चेहरा बता रहा है कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में पराजय की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का सीट बदलना, अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार की राजनीति करते थे वो मनीष सिसोदिया को हारने भी देते, लेकिन सीट नहीं बदलते कि इसका मैसेज गलत जाएगा। फिर भी मजबूरी में सीट बदलने तक अगर नौबत आ गई, 30 विधायकों की टिकट काटने की अगर नौबत आ गई, अपनी सीट पे दिन में 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और उसके बाद ट्वीट करने की, और वोट कट गए, इस तरह का ये जो रोना है, ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ट्रैक लूज कर दिया है। अब ही इज नॉट इन कमांड, ही इज लूजिंग इट, और उसकी डेस्परेशन केजरीवाल के बॉडी लैंग्वेज में, उनके बयानों में दिखने लगी है। केजरीवाल जी की जो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आप कह रहे हैं, दोनों चीज, एक तो पटपड़गंज मनीष सिसोदिया की बात आपने की, और दूसरा केजरीवाल जी की। पटपड़गंज सीट इसलिए बदला गया क्योंकि मनीष सिसोदिया आपके मुताबिक वहां से हार रहे थे। देखिए पिछली ये बार तो देखिए ऑब्वियस है। देखिए, ये तो मतलब राजनीति की भी बहुत सामान्य सी समझ रखने वाला व्यक्ति ये बात जानता है कि कोई व्यक्ति अपनी सीट, मनीष सिसोदिया जैसा व्यक्ति जिसके मॉडल की ये लोग बात करते थे, और पिछली बार कोई बहुत बड़े अंतर से जीते नहीं थे, वो 1000-1200 वोट का अंतर रह गया था कुछ, तो वो पिछली बार ही चुनाव हारने की स्थिति में थे, और इस बार उनका जाना सुनिश्चित था। और फिर वो जिस प्रकार की सीट में गए हैं, एक खास वोट बैंक वाली सीट में गए हैं, वो ये बताता है कि ये किसी तरह से अपनी सीट बचाने की कोशिश है। चलो एक चीज बताइए, जब लोकसभा चुनाव यहाँ पे जब कभी भी होता है, आपने देखा, मैं 3 चुनाव से देख रहा हूँ, 14, 19 और 24 में 7 के 7 सीट बीजेपी जीत लेती है, और वोट परसेंटेज हमेशा उसका 50 के ऊपर, 52-54% के आसपास रहता है। लेकिन जब विधानसभा की बारी आती है ना, वो वोट परसेंट कन्वर्ट नहीं हो पाता वैसा। आपके वोट परसेंट पिछली बार तो 5-6% बढ़ा है, 32 से 37-38% तक आप लोग पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी जो कन्वर्जन होना चाहिए था वो हो नहीं पाता है। कहाँ दिक्कत कहाँ? नहीं, 5 साल में बहुत पानी बह गया यमुना नदी में। ये 5 साल पुरानी बात है जो आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल। इस बार का चुनाव तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर लड़ा। मिलकर लड़ने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें आई हैं, और वोट परसेंटेज मोदी जी के नाम का जहाँ होता है वहीं का वहीं है। ये डेफिनेटली एक मोदी जी के नाम के बिना जो चुनाव होता है विधानसभा का, उसमें नीचे जाता था। उसका कारण था पानी बिजली का, ये जो केजरीवाल का वादा था, उस पर जनता को लगता था कि मोदी जी को तो हमने देश दे ही दिया, यहाँ पे मुफ्त का थोड़ा बिजली मिल रहा है, ले लो, मतलब डबल बेनिफिट। तो वो उसको अब की बार हमने काउंटर किया। अब की बार एक तो इनका मुफ्त का जो वादा था वो भी कोलैप्स कर गया, क्योंकि बिजली के बिल लोगों के आए, झुग्गी बस्तियों में जाके मैंने देखे महंगे बिल आ रहे हैं। दूसरा, पानी मिल ही नहीं पाया लोगों को, सबको पानी खरीदना पड़ा। 30 रुपए की बोतल खरीद रहा है एक झुग्गी का आदमी, जिसकी कोई तनख्वाह ही 7-8 हज़ार होगी, वो 1000 रुपये तो पानी में जा रहा है महीने का। तो उसका आक्रोश लोगों में आया। और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने जब ये कहा कि इन योजनाओं को हम बंद नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि पानी बिजली डीटीसी जैसी योजनाएं जारी रहेंगी, साथ में आयुष्मान भी आएगी, अब तो हम लोगों ने ये महिला सम्मान योजना की भी घोषणा की। तो आज की तारीख में वो जो एक 5-6% का सेक्शन ऐसा था दिल्ली का, जो ये सोचता था कि प्रधानमंत्री तो मोदी जी को बनाई दिया, दिल्ली में थोड़ा कुछ सुविधा मिलती है तो ले लो, वो सेक्शन अब मोदी जी के हाथ में दिल्ली सौंपने के लिए तैयार बैठा है। क्योंकि अब किसी का कोई जो परसेप्शन में भी जो लॉस हो रहा था ना कि क्या पता मेरा बिजली पानी का कुछ, वो भी अब खत्म हो गया डर। ये बिजली पानी और फ्री वाली जब आप बात करते हैं ना, तो मेरी बात एक सेकंड में, तो मेरा ये मानना है कि ये जो वोट का गैप था 5-6% का, जो प्रधानमंत्री जी के चुनाव में मिलता था और विधानसभा चुनाव में रह जाता था, वो उसका मूल कारण पे हम लोगों ने एड्रेस कर लिया है।
तो अब उनके पास कोई और कार्य, वो केजरीवाल के वोटर नहीं है, वो लोकसभा में नहीं दे रहे वोट, वो विधानसभा में पानी बिजली के कारण देते थे। अब उनको पता लग गया ये योजना भाजपा भी लागू करेगी और बल्कि ईमानदारी से लागू करेगी, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी बैठे हैं ऊपर देखने के लिए, और साथ में आयुष्मान भी मिलेगा, साथ में 2,500 रुपये की महिला सम्मान योजना भी मिलेगी। तो अब कोई कारण ही नहीं बचा, केजरीवाल कैन नॉट गिव अ रीजन कि लोग उनको वोट क्यों करें, और उनको मजबूरी में आके खुद बोलना पड़ा कि हाँ भैया पानी सड़क पे यमुना पे तो मैंने काम नहीं किया। ये बैकफुट पे अरविंद केजरीवाल इस वक्त है। अच्छा, अब देखिए जिस वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं ना, कि जिस वजह से आपको उम्मीद है कि इस बार के वोट परसेंटेज भी बढ़ेंगे, लोकसभा में जितने मिलते थे तो विधानसभा में थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ओबियसली आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। उसमें एक बहुत बड़ा रोल झुग्गी वोटरों का है, लगभग 20 के करीब सीट है जिस पर कि वो निर्णायक भूमिका में है, 15 लाख के करीब वोटर हैं। आप ये बताइए, झुग्गी वोटरों को फ्री में सारी चीज़ें मिल रही हैं, और जैसा आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी चीज़ों से बेनिफिट, वो जो डबल मजे ले रहा है उसके पास ऐसी कौन सी वजह है कि वो उस डबल मजे को छोड़ के बीजेपी की तरफ छोड़ना नहीं पड़ रहा ना। अच्छा, छूट नहीं रहा इस बार कुछ। देखिए वो जब, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि उसको जो मिल रहा था उनको, या दिल्ली में किसी भी और मतदाता को जो मिल रहा था, या जो परसेप्शन था कि मिलेगा, भाजपा उसे कंटिन्यू कर रही है। अच्छा। तो ये जो भय था जिसके कारण लोगों को लगता था कि हमने ठीक है देश के लिए मोदी जी को दे दिया, दिल्ली में तो दे दो, तो वो भय खत्म कर दिया हम लोगों ने। अच्छा। अब झुग्गी का वोटर हो चाहे अनथराइज कॉलोनी का वोटर हो, सबको पता है ये पानी बिजली डीटीसी तो भाजपा भी दे रही है, और साथ में इसके ऊपर महिला सम्मान समृद्धि भी दे रही है, साथ में इसके ऊपर आयुष्मान भी दे रही है। तो जो एकमात्र रीजन था अरविंद केजरीवाल को वोट का, वो रीजन समाप्त हो गया इस बार। और उसके ऊपर भ्रष्टाचार, उसके ऊपर अहंकार, उसके ऊपर झूठ, उसके ऊपर विश्वसनीयता का जो लॉस हुआ है अरविंद केजरीवाल का, वो एक पूरा जो पैकेज है वो इस वक्त उस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। ये सत्ता विरोधी लहर जो इस वक्त आपको दिल्ली में दिखाई दे रही है, उसका मूल कारण ही यही है कि अब केजरीवाल रोज सुबह उठ के घोषणा करना, मैं तो कहता ही हूँ जब चादर लगी फटने तो घोषणाएं लगी बटने। तो 10 साल में लोग आपका रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, 10 साल के बाद लोग आपके घोषणाएं नहीं सुनना चाहते, वही सुनना चाहते हैं आपने किया क्या, वो ये नहीं सुनना चाहते आप अब क्या करोगे। तो केजरीवाल के पास इस वक्त कुछ कहने को बचा नहीं है। ये बताइए, जैसे आपकी इस बारी ना, मैं यहाँ से सीट का करावल नगर से पता चला कि कपिल मिश्रा जी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो मोटे तौर पे मैं कह सकता हूँ कि आपकी यहाँ की जनता तो ये समझती होगी कि बेटा थोड़े दिन के लिए दूसरे तरफ था, वो हमारे घर में फिर से आ गया। बेशक चुनावी नतीजे से कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि लास्ट टाइम आप मॉडल टाउन से लड़े थे, आपकी बारी फिर आ गए। तो आपके टिकट का अनाउंसमेंट यहाँ से होते ही बयान आने लगा कि कपिल मिश्रा जो है वो सांप्रदायिक नेता है, मतलब दंगे वंगे कराने वाला, इस तरह हिंदू मुसलमान करने वाला नेता है, और दिल्ली के दंगों में देखा है। ये आवाज़ क्यों उठने लगी? नहीं, दिल्ली के दंगों में तो जब हिंदू पीड़ित हुआ उसके दरवाजे पे खाली एक ही आदमी गया, वो कपिल मिश्रा है। तो ये आवाज़ तो उठनी चाहिए, उठेगी भी। लोग भूलते नहीं हैं, लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। लोगों को मालूम है जब दरवाजे पे आग लगी तो कपिल मिश्रा खड़ा था बचाने के लिए। जिसके अपने बच्चों को, अपने परिवार को खोया, उसके दरवाजे पे कपिल मिश्रा गया। दिल बनने की यहाँ से 400 किलोमीटर दूर परिवार है, वो बच्चे के जाने के बाद उसकी बहनों के पास, उसके माता पिता के पास, यहीं से जाना है मोहित, उसकी बहनों के पास, उसके माता पिता के पास कपिल मिश्रा गया। ये लोग भूले नहीं है। तो ये और देखिए, मेरे को ये लगता है राजनीति बाद में होती है, पहले ये होता है कि संकट के समय साथ कौन खड़ा है। और कई नेताओं ने तो उस वक्त अपने फ़ोन बंद कर लिए थे। आम आदमी पार्टी का तो पूरा का पूरा कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम गायब थे। और मनीष सिसोदिया ने तो उस वक्त ये तक बेशर्मी करी कि ये बोला कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। लेकिन इस इलाके ने तो अपने प्राणों से अपने बच्चों को खोया है, प्राण गए हैं, यहाँ लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है। यहाँ पे भूल कैसे जाएंगे लोग इस चीज़ को? वही वाली बात है ना, जिसको आप कह रहे हैं कि मुसीबत के वक्त में आप उनके दरवाजे पे खड़े थे, बेटा बन के, भाई बन के। उसको दूसरी पार्टियां, जो आपकी अपोजिशन की पार्टियां हैं, एमआईएम और दूसरे कांग्रेस, वो कहते कि नहीं, ये ऐसा मामला था नहीं, वो तो भड़काने के लिए गया था। नहीं, क्या भड़काना है? ये कहना कि मेरी सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए, हमारे बच्चों को स्कूल जाने दो, हमारे बुजुर्गों को अस्पताल जाने दो, हमें काम धंधे पे जाने दो, ये कहना अगर ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे संवैधानिक बात ही यही है। इसको अगर कोई भड़कता है तो उसके भड़कने का क्या समाधान है? कोई समाधान नहीं है उसके भड़कने का। तो इस बार आपको क्या लगता है, करावल नगर में पिछली बार आप जितने वोट से जीते थे उससे कितने वोट ज्यादा आपको और मिलने वाले हैं? अब हम अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। क्योंकि इस बार तो आपके हिसाब से दो बातें, एक तो कपिल मिश्रा अपना है ही, इलाके का बेटा कह लीजिए, भाई कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए उसके तौर पे, और दूसरा आप केजरीवाल के 10 साल के शासन को की बात करें, जिसकी एंटी इनकम्बेंसी में आपको हो सकता है कि और उम्मीद वोट मिलने की है। तो अपने सीट के साथ साथ दिल्ली की अगर ओवरऑल बात करूं तो आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? देखिए कि हम यहाँ पर, मोहित घुमाई लो, हम यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार, और करावल नगर में एक बड़ी विजय, ऐतिहासिक विजय
इसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और इस बार दिल्ली परिवर्तन की ओर है, ये बदलाव का चुनाव है, ये सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। और करावल नगर का जो कमल का फूल है वो सबसे बड़ा, सबसे खुशबूदार और चमचमाता भगवा कमल का फूल करावल नगर की जनता प्रधानमंत्री मोदी को इस बार भेंट देने जा रही है 8 तारीख तो को। मैं एक चीज देख ही रहा हूँ कि आपने हरा कुर्ता आज पहन रखा है, तो जो सुकोन कलर के हिसाब से जो राजनीति करने वाले हैं वो कुर्ते को देख के कह सकते हैं कि भाई मामला जो है सिर्फ भगवे का नहीं है, सबका है। नहीं देखिए, मैंने तो रंग की राजनीति करी नहीं, मैंने धर्म की भी नहीं करी, लेकिन मैंने ये कहा कि जिस धर्म के साथ पक्के बचाने के लिए कोई नहीं जाएगा। एक है जिसके दरवाजे पे सब जा रहे हैं, मीडिया जा रही है, मीडिया जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, गाड़ियों के काफिले जा रहे हैं। एक है जिसके दरवाजे पे कोई नहीं जा रहा। तो बहुसंख्यक समाज उसमें ठगा हुआ महसूस करता है, उसके दरवाजे पे मैं जाता हूँ। और ये जो रंग मैंने पहना है ये तो महादेव का रंग है, इसको किसी और का तो कोई अधिकार हम मानते ही नहीं है। बहुत सही। तो हम कपिल मिश्रा जी के साथ आज हैं, वो अपनी चुनावी यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच में मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पन्ना प्रमुखों से मिलेंगे और टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, आम आदमी पार्टी कहां टिकेगी, बीजेपी कितना उसको चुनौती दे पाएगी।